साल 2020 में जब भारत में महामारी का दौर चल रहा होता है तो उसी वक्त जो व्यक्तियों का परेशानी का जो संख्या होता है ज़्यादातर हद से ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानी को दूर करने के लिए कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लेते थे। ठीक ऐसे ही कुछ व्यक्ति होते हैं जो बाल कटाने की वजह से परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपने हितैषी होने के नाते बाल कटाने के लिए अपने ही करीब के घर में चले जाते हैं, लेकिन वह ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति एक नाई के यहाँ बाल कटाने पहुँचता है और नाई चंद पैसों के लिए उस व्यक्ति का जो काम होता है बड़े तसल्ली वक्त कर देता है, लेकिन बदले में वह व्यक्ति जो होता है उस परिवार का हंसता खेलता ज़िंदगी को तबाह कर जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज ये जो वीडियो बटन ढूंढाते काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक गुजरात प्रदेश के है और गुजरात का ही अहमदाबाद जिला पड़ता है, उसी का ही एक चौक पड़ता है और बगल में ही कब्रिस्तान पड़ता है और वहीं राजीव नगर पड़ता है। वहीं के रहने वाले गोविंद सेन होते हैं, जिनकी उम्र 50 साल के आसपास होती है। उनकी अपनी पत्नी होती है शारदा, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास होती है। लेकिन उनके टोटल 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी होती है दीपिका, जो ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है, लेकिन उनकी जो छोटी बच्ची होती है वह होती है दिव्या, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। वहीं पास स्टेशन जो होता है वहीं पर जाकर उनकी खुद की एक अपनी सैलून की दुकान होती है। उसी दुकान से इधर गोविंद सेन का पूरे पारिवारिक खर्चा बर्चा तौर तरीके से अब चल पाता था। लेकिन उनकी जो बेटी होती है वहीं पास एक कॉलेज होता है, वहीं बीएससी का कोर्स कर पास में ही एक अस्पताल होता है, उसी में जाकर मौके पर नर्सिंग की कोर्स भी कर रही होती है। पारिवारिक जो खर्चा होता है गोविंद सेन का बड़े तौर तरीके से चल ही रहा होता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ 26 नवंबर साल 2020 का ही। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, तो दिव्या की एक सहेली होती है ज्वालिका, जो दिव्या के ही मकान में एक किराएदार की तौर पर रहती थी। क्योंकि दिव्या का जो मकान होता है 3 मंजिला होता है। नीचे वाले मंजिले में इधर दिव्या अपने माता पिता के साथ रह रही होती है, बाकी के 2 मंजिले जो होते हैं वह किराएदार को दे रखे थे। ठीक ठाक उसी से पैसे भी आ जाया करते थे। लेकिन ज्वालिका जो होती है वह रोज़ इधर दिव्या का पास खुद स्कूटी होता उसी का यूज कर लिया करती थी। कहीं जाना होता दिव्या से स्कूटी ज़रूर मांग लिया करती थी। ठीक वही सोच कर दिव्या के पास जो होता जाने के लिए मौके पर इधर ज्वालिका निकल पड़ती है कि चलो चाबी ले लेते, स्कूटी लेकर अपना काम कर लेंगे। अब ज्वालिका जैसे ही अब इधर गोविंद सेन के कमरे की तरफ बढ़ती है, अंदर पैर फांदती है, तो वह देख कर चीख पड़ती है, क्योंकि सामने एक पलंग होता है। उसी पलंग पर इधर गोविंद सेन की अपनी जो पत्नी होती है शारदा खून से लथपथ अवस्था में मृत अवस्था में पड़ी होती है। लेकिन जैसी ज्वालिका की जो नज़र होता किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि वहीं पर दिव्या वह भी खून से लथपथ अवस्था और मृत अवस्था में वहाँ पड़ी हुई है। बड़ी तेज़ से ज्वालिका चीख पड़ती है, बाहर दौड़ कर आती है। लेकिन जैसे ही नज़र बाहर घुमाती है देखती है साइड में इधर गोविंद सेन भी खून से लथपथ अवस्था में वहीं अब पड़े होते हैं। चीखने की आवाज़ जो होता है वहाँ किराएदार जितने भी लोग होते हैं उनके मकान में उनके कान में पहुँच जाता है। सभी लोग सुनते हैं तो तुरंत वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और 3 लोगों का बेरहम तरीके से हत्या का नज़ारा देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। और चीज़ की जो सूचना होता है उसी में से एक व्यक्ति तक खड़ा हुआ अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दे देता है। अब थाने के जो एसपी होते हैं जैसी खबर पाते हैं तुरंत अपनी टीम को लेते हैं और घटनास्थल पर बढ़ जाते हैं। गोविंद सेन के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं काफ़ी भीड़ वहाँ के किराएदारों का लग चुका होता है। लेकिन भीड़ जैसे पुलिस को जिप्सी को देखती है तो अपने आप छट जाती है। एसपी साहब अंदर जाते हैं, दाखिल होते हैं तो देखते एक पलंग में उसी पर एक लगभग 48 साल की महिला खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ी हुई है।
किचन की तरफ नज़र घुमाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक युवती जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास ही होता है, वह भी वहीं खून से लथपथ अवस्था में, मृत अवस्था में अब पड़ी होती है। एसपी साहब इस मामले को काफ़ी गंभीर लेते हैं और इसी इसकी जो सूचना होता है अपने ही नज़दीकी जो पुलिस थाना होता है वहाँ भिजवा देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं आजम खान, जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत इस चीज़ की जो सूचना होता है वह भी फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भेजवा देते हैं। वह भी अपने कुछ सहयोगियों को साथ लेते हैं और लेने के बाद और राजीव नगर के उसी रतलाम इलाके में पहुँचते हैं और रतलाम इलाके में पहुंचते हैं गोविंद सेन के घर में घुसते हैं। वह भी वही नज़ारा देखते हैं जो पहले वहां एसपी साहब देख चुके होते हैं। तौर तरीके से घटना का निरीक्षण करना जब शुरू कर देते हैं तो एसपी साहब और आजम खान सर जो होते हैं जब नज़ारा देखते समझ जाते कि बस करो, इस घटना का जो अंजाम है तौर तरीके से सामने साजिश के तहत दिया गया है। क्योंकि कमरे में इधर सिर्फ शारदा और साथ में दिव्या ही होती होंगी, लेकिन जब शारदा के पास कोई भी खूंखार अपराधी आया होगा, पहले शारदा से लपड़ा झपड़ी हुआ होगा, फिर शारदा के ऊपर गोली दागी होगी, फिर यह आवाज़ सुनकर किचन में आटा सान रही दिव्या के कानों में आवाज़ पहुंची होगी तो आटा सानते हुई अवस्था को छोड़कर उठी होगी, फिर अपनी मां की तरफ बढ़ी होगी। लेकिन जब तक देखो चीखने की आवाज़ जो होता है इधर जाकर उन अपराधियों के कानों में पहुँची होगी तो शारदा की बेटी के ऊपर यही प्रहार कर दिए होंगे। लेकिन पूरे काम को 2 हत्या को अंजाम देने के बाद अपराधी घर से बाहर जब निकल रहे होंगे तो उसी वक्त गोविंद सेन जो होता है आते दिखाई दे होंगे। वह समझ गए मामला गंभीर होने वाला है तो उसी वक्त खूंखार अपराधी गोविंद के ऊपर भी वही कारनामा दिखा दिए होंगे। पुलिस की टीम अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाती है तो वहाँ पर जो खड़े व्यक्ति होते हैं वह खड़े व्यक्तियों से जब पूछा जाता है पता चलता है गोविंद है। सुबह 9 बजे के आसपास गोविंद जो होते हैं बाहर से अपने हाथ में दूध का थैला लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। तभी ऊपर से 3 व्यक्ति उतरते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, तीनों व्यक्तियों ही नहीं मिलकर पूरे परिवार का तहस-नहस किया है। अब यह जो मामला होता है पूरी तरह से ऑनलाइन किलिंग का दिखाई देता है। लेकिन पुलिस की टीम जब लोगों से पूछताछ करती है, पुलिस की टीम अनुमान लगा बैठती है कि बस करो, यह जो मामला होगा हो सकता है प्रेम प्रसंग या प्रेम संबंध को लेकर हो। लेकिन जब वहीं पर दिव्या के कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं, पुलिस की टीम उनसे पूछती है, तुरंत वह भन्ना जाते, कहने लग जाते हैं कि साहब ऐसी कोई बात नहीं, इनके घर में सभी का जो पारिवारिक जो व्यवहार था बड़ा अच्छे तौर तरीके से था। अभी साहब कुछ ही महीने पहले गोविंद सेन जो होते हैं अपने कुछ पुश्तैनी ज़मीन को लगभग 30 लाख रुपए में बेचे हुए थे। लेकिन घटना के एक दिन पहले जो होता है ज्वेलरी से जाकर काफ़ी सारे गहने अपने पास लेकर आए हुए थे। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, यह पूरी तरह से चोरी का मामला है। लेकिन जब पुलिस को पता चलता है कि आखिर इधर दिव्या का जो स्कूटी होता वह तो गायब है, पुलिस को समझने में टाइम नहीं लगता कि चोरों के अलावा कोई और उनकी स्कूटी ले जा सकता है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से वहां जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद वहां पर उससे टीम पहुंच जाती है, कुछ सबूत इकट्ठा कर लेती है। करने के बाद पुलिस की टीम तीनों को बूढ़ी को ही पंचनामा भरते उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए अब भिजवा देती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता कि आखिर वह तीनों व्यक्ति इनके घर में आने वाले कौन थे, क्या इनके हितैषी हो सकते हैं। लेकिन पुलिस की टीम इधर दिव्या की जो अपनी सहेली होती है उससे जब पूछताछ करते हैं तो पुलिस के सामने भी कोई सुराग निकल के नहीं आता कि आखिर इनके घर में कौन हितैषी आ सकता है, क्या कारण था, आखिर इनके घर में किसी का क्या पहले दुश्मनी बना हुआ था। पुलिस की टीम अपने हिसाब से जब रिश्तेदारों से और पूछताछ करती है, पता चलता है घर में जो गहने पड़े होते हैं वह गहने भी गायब है, साथ में कुछ पैसे भी गायब हैं। पुलिस का जो शंका होता है पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि बस करो, चोरी के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसीलिए वहाँ के जो एसपी होते हैं गौरव तिवारी एक टीम गठित करते हैं जिसमें लगभग 10 थानों के टीआई अधिकारी भी होते हैं और साथ में लगभग 60 पुलिसकर्मी भी होते हैं। टीम गठित करते हैं, लेकिन इस टीम के जो कमान होता है वह थाना प्रभारी आजम खान ही लेते हैं। लेने के बाद इस केस की जांच पड़ताल के बढ़ाते सबसे पहले राजीव नगर में जाते हैं। जाने के बाद वहां जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं सबकी पुलिस की टीम जो होती है निगरानी करना शुरू कर देती है और साथ में उस एरिया में जितने मोबाइल के टावर लगे होते हैं लगभग उस टावर पे हिसाब से 70,000 से ज़्यादा मोबाइल एक्टिवेट पड़े होते हैं। सबकी नंबर का एक एक
जांच पड़ताल भी करते हैं। और दूसरी तरफ इधर पुलिस की टीम दिव्या के बारे में और गहराई से जांच पड़ताल जब करती है तो पता चलता है दिव्या एक एल्बम में काम कर चुकी है जिसका नाम मैनू छोड़ के जाना ना। और उस एल्बम में एक ऐसे तौर तरीके से एल्बम को शूट किया गया होता है जिसमें दुर्घटना की वजह से दिव्या की शूट के तौर पर मौत हो जाती है। लेकिन उसमें जो मेन हीरो होता है वह हीरो दिव्या का ही अपना एक करीबी होता है, अभिजीत बैरागी। पुलिस की टीम जो थी इधर अभिजीत बैरागी से पूछताछ करती है दिव्या के बारे में। तब भी पुलिस की टीम को कोई सुराग नहीं मिलता कि दिव्या का क्या किसी से दुश्मनी थी या किसी का लेना देना पहले का पड़ा हुआ था। लेकिन जब सुराग नहीं मिलता पुलिस की टीम काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर इनके घर में जाने वाले वह 3 व्यक्ति कौन थे। तभी पुलिस की टीम को कुछ खबरी होते हैं, वह खबरी भी इस घटना के जांच पड़ताल के लिए लग जाते हैं। लेकिन तभी घटना के कुछ दिन बाद ही खबरी के द्वारा पता चलता कि देवनारायण जो नगर है उसी नगर में एक लवारिस एक्टिवा जो होती है पुलिस के हाथ लगी हुई है। और पुलिस की टीम जब खबर पाती है तुरंत ही जाती है देवनारायण नगर के ही कस्बे की टीम से संपर्क करती है, स्कूटी मिल जाती है। पुलिस की टीम जो स्कूटी के बारे में पड़ताल करती है पता चलता है स्कूटी जो होता हुआ दिव्या के नाम से रजिस्टर है। पुलिस समझ जाती है स्कूटी वही है जो घटना के वक्त चोरी जैसे वारदात को अंजाम दिया गया होता है। लेकिन पुलिस की टीम समझना चाहती है कि जहाँ पर स्कूटी मिला वहाँ पर छोड़ने वाले कौन से व्यक्ति थे। इसीलिए पुलिस की टीम जाती है उस जगह की निगरानी करती है जहाँ पर स्कूटी मिला हुआ। तभी सामने CCTV कैमरे भी लगे होते हैं। पुलिस की टीम उन कैमरे को बड़े ध्यान से देखती है और जब देखा जाता है तो उस कैमरे में एक्टिवा जो होता है रात को लगभग 9 बजे के आसपास के टाइम में 2 व्यक्ति लाते हैं, ग्राउंड में छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पैदल ही जाते हैं। लेकिन कुछ ही घंटे बीतते हैं तो उसी वक्त एक व्यक्ति आता है, स्कूटी को अपने कब्जे में लेता और लेकर तुरंत स्कूटी लेकर दूसरी साइड जाने लग जाता है। लेकिन स्कूटी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पुलिस के जो सूत्र होते हैं जांच के आधार पर आगे बढ़ना अब शुरू हो जाते हैं कि बस करो, जो भी व्यक्ति होगा वह इसी इलाके के रहने वाला होगा, यानी कि स्कूटी लेने के लिए वह आया होगा लेकिन उसकी निगाह में कैमरे पड़े होंगे, इसकी वजह से स्कूटी छोड़कर वहाँ से चला गया। लेकिन पुलिस जब करीबी व्यक्ति के बारे में जाँच पड़ताल करती है तभी कुछ मुखबिरों के द्वारा ही पता चल जाता है कि विनोबा नगर का ही रहने वाला अनुराग परिवार उर्फ बेबी है, जो ठीक इधर इंदौर में ही बीटेक का पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन पुलिस टीम जैसे ही बॉबी के बारे में पता पाती है एक टीम जाती है, बॉबी के तौर ठिकाने पर धावा बोल देती है और वहीं से उसको कस्टडी में लिया जाता है। लेकिन जब थाने में पूछताछ किया जाता है तुरंत जो होता है उसी समय हत्या में शामिल होने के लिए वह अपना जिक्र कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो बात रखता है इसे सुनने के बाद पुलिस की टीम एकदम से सन्नास आ जाती है, कहने लग जाता है कि साहब इस हत्या का जो मेन कारण वह चोरी के मकसद से अंजाम दिया गया होता है। लेकिन उस अंजाम देने का जो मेन सरगीरा का जो मालिकाना होता है वह मालिकाना जो होता है वह ठीक गौरव उर्फ गोलू ही होता है। अब पुलिस की टीम जैसे गोलू के बारे में पता पाती है, पाने के बाद एक टीम जो होता है गोलू की तलाशी करने के लिए लग जाती है। पता चलता रतलाम के एक इलाके में गोलू उर्फ गौरव छुपा हुआ है, वहाँ धावा बोलती है पुलिस की टीम। उसको भी जल्द से अपने कस्टडी में लेती है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है तो वह पुलिस के सामने कुछ और बात बताते थे, कहने लग जाते हैं कि साहब या सिर्फ हमारे ही बलबूते इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया है बल्कि हमारे ही साथ है ठीक इधर अभिजीत बैरागी और साथ में दिलीप जायका भी होते हैं। टीम जैसे दिलीप जायका बारे में पता पाती है पता चलता दिलीप जायका जो होते हैं खूंखार अपराधी भी है, कई बार जेल को सलाखों की हवा भी खा चुका है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त दिलीप जायका की तलाशी करना अब शुरू कर देती है। लगभग घटना से 6 दिन का वक्त बीत जाता है लेकिन दिलीप जायके के बारे में पुलिस की टीम अता पता नहीं पाती है। लेकिन खूंखार अपराधी होने के नाते और साथ में ओनन क्लिक होने के नाते पुलिस की टीम उसके पीछे काफ़ी तगड़े पुलिसकर्मी भी लगा देती है। और जब लगाती है तो कुछ खबरियों के द्वारा पता चलता कि ठीक रतलाम का जो इलाका है उसी के साइड में एक होटल है, वहीं पर जाकर मौके पर छुपा हुआ। अब पुलिस की टीम पता पाती घेराव तो मारती है लेकिन उसी वक्त अब दिलीप जैसे पता पाता पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है और वह देख लेता पुलिस को आते हुए, तुरंत ही पुलिस के ऊपर मौके पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन उसी हमले में पुलिस की टीम जो होती है एक के बाद एक गोली इधर दिलीप जायका के ऊपर चला देती है, जिसकी वजह से वहीं
मुठभेड़ में ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस के सामने इधर बॉबी और साथ में गौरव और अनुराग तीनों मिलकर जो सच्चाई रखते हैं, सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। असल में गोविंद सेन जो होते हैं 22 सालों से रहकर उसी कब्रिस्तान के बगल जो राजीव नगर पड़ता है वहीं पर उनका खुद का एक अपना सैलून होता है, उसी को चलाया करते थे। उसी से उनका पारिवारिक जो खर्चा होता है बड़े बेहतर तरीके से चल जाता है। लेकिन तभी पूरे भारत में साल 2000 का जब वर्ष का मार्च का महीना लगता है उसी वक्त लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग घरों में बंद हो जाते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन ढिलाई पड़ना शुरू हो जाता है तो इधर जो होते हैं खुद गोविंद सेन अपने ही घरों में एक सैलून खोल लेते हैं और चोरी छुपे लोगों का वहाँ आना जाना हो जाता है। और ठीक ठाक थोड़े बहुत वहाँ जब पैसे आने लग जाते गोविंद को भी अच्छा लगने लग जाता है। तभी उसी बीच गोविंद के घर में मौके पर एक व्यक्ति बाल कटाने के लिए आता है। वह कोई और नहीं होता है बल्कि वह वही होता है दिलीप जायका। और लेकिन दिलीप जायका जब इनके घर में घुसता है तो बाल कटवाने लग जाता है। चंद पैसों के लिए गोविंद सेन जो होते हैं दिलीप का बाल काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बाल काटने लग जाते हैं तो उसी वक्त दिलीप की जो नज़र होता है उनके घर के लोगों के ऊपर पहुंच जाती है। और वहीं दिव्या और साथ में उनकी जो पत्नी होता है उसको जब देखता है तो उसके नज़रों में एक भनक लग जाती है कि इनके गले में काफ़ी वजनदार ज्वेलरी पड़े हुए हैं। समझ जाता इस घर में काफ़ी गहने पड़े हुए होंगे। लेकिन वह किसी के थ्रू पूरी तरह से पता करने के लिए लग जाता है। अपने यार दोस्तों से मिलता है बॉबी और साथ में अनुराग और जाकर अभिजीत और साथ में गोलू को तीनों को इस प्लान के बारे में जानकारी दे देता है कि आखिर जो होता है गोविंद के घर में काफ़ी सारे गहने पड़े हुए हैं। लेकिन जब पता चलता है कि वह अपनी कुछ पुश्तैनी मकान बेचकर अपने ही घर में लगभग 30 लाख रुपए एडवांस रखे हुए हैं तो इधर दिलीप की जो नज़र होती है वह और पनप जाती। उसी वक्त ठान लेता कि आखिर घटना को अंजाम कैसे देना है। तो अपने दोस्त गौरव और साथ में अनुराग अभिजीत से संपर्क करता है और उसी दिन से लगभग घटना से 1 हफ्ता पहले जो होता है उनके घर का नेकी करवाना शुरू करवा देता है। और जब नेकी करवाने लग जाता है तो उसी बीच पता चल जाता है कि आखिर अब सही समय आ गया है। और तभी ठीक 25 नवंबर साल 2020 का ही जैसे सुबह का वही अब 5 बजे के आसपास टाइम होता है तो दलाम इलाके के जो लोग होते हैं वह अपने अपने काम के लिए आ जा रहे होते हैं। उनको भी लगने लगता है कि अब घटना को अंजाम देने के लिए यही सही वक्त है। और तभी दिलीप अपने तीनों दोस्तों को साथ लेता है और साथ लेने के बाद उन्हें 3 बहुमंजिला के इलाके में घूमना शुरू कर देता है। जब देखता है कि पूरी तरह से सुनसान माहौल हो गया है तो दिलीप इधर गौरव और अनुराग और साथ में अभिजीत चारों मिलते हैं। और चारों मिलने के बाद जो होता करीब जाते हैं तो देखते हैं कि जो होता नीचे वाले जो फ्लोर है उसी फ्लोर में गोविंद का परिवार घर में दबा हुआ पड़ा हुआ है। तो अभिनय जो होता है घर के बाहर रह जाता है और अंदर दिलीप अनुराग और साथ में गौरव जाने के लिए फैसला लेते हैं। और घर के जैसे अंदर जाते हैं दरवाज़ा फांदते हैं तो देखते हैं कि वहीं पर शारदा अपने ही चारपाई पर काफ़ी गहरे नींद में सो रही होती है। और करीब जाते हैं दिलीप करीब जाकर जब देखता है कि इधर शारदा के गले में काफ़ी गहने लदे पड़े हुए हैं तुरंत ही गहने को हाथ लगाता है। लेकिन शारदा जग पड़ती है चीखती है तो उसी गौरव जो होता है अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और निकालने के बाद शारदा के ही सर पे लगाकर एक के बाद एक गोली चला देती है। शारदा चीख पड़ती है। लेकिन किचन में दिव्या जो होती है आटा गूंद ही रही होती है उसके कानों में आवाज़ पहुँचती बाहर निकलती है और जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचती अपनी माँ की इस हालत को देखकर वह भी चीख पड़ती है। और गौरव तुरंत वही उसके करीब जाता है। जाने के बाद उसके गले में जो हार होता है और वही हार छीनने लग जाता है। लेकिन उधर दिव्या की जो अपनी माँ होती शारदा अपनी कहाड़ी आंखों से नज़ारा देख रही होती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। आंखों में आंसू भरे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद शारदा जो होती है दम तोड़ बैठती है और दिव्या के गले में से वो हार जो होता है गौरव अपने कब्जे में ले लेता है और दिव्या के ऊपर एक के बाद एक गोली फिर चला देता है जिसकी वजह से दिव्या हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाती है। पास वहीं अलमारी होता है उसी अलमारी के करीब जाते अलमारी को टटोरते हैं लेकिन उसमें सिर्फ उनके हाथ 20,000 रुपये ही लगते हैं। वह ना समझ पाते हैं ना सोच पाते हैं कि आखिर बाकी जो 30 लाख रुपए थे वह गए कहाँ। लेकिन जब समझ पाते हैं कि अब मामला गंभीर होने वाला है तो तीनों उसी वक्त बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन तभी गोविंद जो होते हैं बाहर से दूध लाकर अपने ही घर में घुसने की कोशिश करते हैं। नज़ारा देखते वहाँ भी दंग से रह जाते हैं। लेकिन गौरव वही रिवॉल्वर जो होता है गोविंद के ऊपर चला देता है जिसकी वजह से गोविंद भी वही मौत की नींद में सो जाते हैं। तीनों मिलकर लगभग
9:30 बजे के आसपास नीचे आने के बाद गौरव जैसे ही नीचे पहुंचता देखता स्कूटी खड़ा हुआ है और अपनी चाबी लगाता, लेकिन स्कूटी चालू नहीं होता है। दोबारा अभिजीत जो होता है ऊपर जाता है, दिव्या के कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन वहीं पर चाबी मिलता है और स्कूटी के पास पहुंचता, चाबी लगाता है। गौरव और अभिजीत जो होते हैं स्कूटी लेकर उसी समय फरार हो जाते हैं और इधर दोनों अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आती है, आने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा सा जाता है कि चंद पैसों के लिए लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर एक व्यक्ति जो होता है अपने पारिवारिक खर्चा चलाने के लिए इस तरह मजबूर कैसे हो सकता है कि अपने परिवार की ज़िंदगी तबाह करवा ले। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के भी कलेजे थर्रा से जाते हैं। पुलिस की टीम जो होती है, इधर गौरव और अभिजीत और साथ में अनुराग, तीनों को पुलिस की टीम ने कस्टडी में लेती है और लेकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और इन तीनों पर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।